हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज लुब्रिकेशन प्लानिंग, यानी मेंटेनेंस के दौरान आने वाले लुब्रिकेशंस कहाँ करने हैं, कौन से मशीन्स पे करने हैं और किस प्रकार से करने हैं। तो मेंटेनेंस के दौरान हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर हमको लुब्रिकेटिंग की ज़रूरत पड़ती है और ये स्वाभाविक सी बात है। अगर मशीनें चलेंगी, मशीनों के दो पार्ट्स आपस में अगर अटैच हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनके बीच वियर होगा, घिसाव होगा। तो उसको दूर करने के लिए जब तक वो दूर नहीं करेंगे हम, तब तक मशीन हमें सही इफिशियंसी में नहीं सही इफिशियंसी उसकी नहीं मिल सकती। और प्रॉपर अगर लुब्रिकेशंस है और प्रॉपर आपका अगर मेंटेनेंस है तो मशीन की इफिशियंसी बढ़ती है और उससे आपका अच्छा उस पर प्रोडक्ट्स भी बनता है मशीनों पे और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो मेंटेनेंस हमारा इसलिए ज़रूरी है ताकि हम मशीन का एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और आपकी जो प्रोडक्ट्स क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सकें। और ये तभी संभव है जब हम प्रॉपर तौर पर मेंटेनेंस करते रहेंगे। अब मेंटेनेंस में उसमें कई तरह सारा होता है, आपका पार्ट्स की चेकिंग करना, उसको सही प्रॉपर मेंटेनेंस करना, पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स को बदलना, ये सारा चीज़ मेंटेनेंस में आता है आपका। उसी में आपका एक है जो वो आता है लुब्रिकेशन आपका, जिसमें हम लोग मशीनों का मेंटेनेंस करते समय करते हैं। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो लुब्रिकेशन प्लानिंग यानी जब हम मेंटेनेंस के दौरान लुब्रिकेशंस करेंगे तो उसमें हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे लुब्रिकेशन प्लानिंग के बारे में। यानी अगर हम किसी मशीन पे लुब्रिकेशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि लुब्रिकेशन कर दिए और हो गया और उसके बाद कभी भी मन में आया फिर उसके बाद लुब्रिकेशन कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हमको एक प्रॉपर लेआउट या प्रॉपर चार्ट या एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा प्रॉपर मशीनों में लुब्रिकेशन होता रहे और मशीनें सही काम करती रहें। तो देखते हैं इसमें कि आपका जैसे लुब्रिकेशन किया मैंने किसी मशीन पे, तो 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद मशीन का जो वर्क करने का कंडीशंस है, यानी मशीन कितना देर वर्क करती है, 1 घंटा वर्क करती है, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। किसी में लुब्रिकेशन, किसी मशीनों में अगर मैं देखूँ तो लुब्रिकेशन 1 वीक में हम लोग कर सकते हैं, करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी में मंथली कर सकते हैं, किसी में 20 डेज, 25 डेज, 10 डेज। बट किसी मशीनों में ऐसा रहता है कि वर्क करने से पहले डेली लुब्रिकेशन आपका जरूरी रहता है। अगर आप लुब्रिकेशन उस पर नहीं कर रहे हैं तो मशीन सही फ्लो में काम नहीं करेगी, सही उसके पार्ट से सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको लुब्रिकेशन अगर कर रहे हैं तो उसमें प्लानिंग की जरूरत होती है कि कब कब हमको लुब्रिकेशन करना है। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैं अभी डिस्कस किया, बताया कि कभी भी हम किसी भी मशीन पर लुब्रिकेशन नहीं कर सकते। हर एक मशीनों का शेड्यूल फिक्स रहता है, उसका लुब्रिकेशन का टाइम फिक्स रहता है। किसी का डेली बेसिस पे होता है, किसी का वीकली होता है, किसी का मंथली होता है। तो उसके लिए हमको ये चार्ट बनाना जरूरी है। अच्छा, हम चार्ट कैसे बनाएंगे? अगर हम ये चार्ट नहीं बनाए या हम प्लानिंग नहीं किए हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमने पिछली टाइम कब इस पर लुब्रिकेटिंग की थी या पिछली बार इसमें मेंटेनेंस कब हुआ था, मेंटेनेंस के दौरान इस पर लुब्रिकेटिंग कब हुई थी। ये सारी चीज़ों के बारे में हमको तभी पता चलेगा जब हम एक प्लानिंग के तहत, एक शेड्यूल के तहत, एक प्रॉपर लेआउट के तहत हम उस पर लुब्रिकेशन करेंगे। तो लुब्रिकेशन प्लानिंग में देखिए एक हमारा ये चार्ट है। चार्ट के माध्यम से हमको समझना है कि अगर हम किसी मशीन पे, सपोर्ट लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है आपका, उसमें अगर लुब्रिकेशन करना है या ऑयलिंग या ग्रीसिंग करनी है तो उसका एक पर्टिकुलर चार्ट हमारे पास है। तो चार्ट के माध्यम से हम उसमें चाहे हम वीकली लुब्रिकेशन करें या मंथली करें या डे बाय डे करें, तो हमको एक ही रेफरेंस मिल जाएगा कि रेफरेंस अगर मिल जा रहा है तो उसमें हमको आगे वर्क करने में या काम करने में दिक्कत नहीं होती। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे है ऑफिस चीफ मेंटेनेंस इंजीनियर, एक प्रॉपर है यहाँ पे लुब्रिकेशन चार्ट फॉर मशीन। एक लुब्रिकेशन चार्ट है, उसमें आपका मशीन नेम एंड नंबर है। उसके बाद शॉप या डिपार्टमेंट, अलग अलग शॉप होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ऑफिस चीफ इंजीनियर, उसके कॉलम में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए इसमें जैसे मैं लुब्रिकेशन कर रहा हूँ तो उसमें पहला है प्लेस ऑफ लुब्रिकेशंस, पार्ट्स नेम एंड नंबर। यानी
प्लेस ऑफ लुब्रिकेशन, आपने कहाँ पे, कौन से शॉप में, मशीन शॉप में, फिटिंग शॉप में, वेल्डिंग शॉप में, कहाँ पे आपने लुब्रिकेशन किया उसको मेंशन करिए यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका शॉप है, पर्टिकुलर शॉप रहता है उसमें, मशीन शॉप, पैटर्न शॉप, फिटिंग शॉप, ठीक है। जिस शॉप में, मशीन शॉप में, वेल्डिंग शॉप में, या पर्टिकुलर जो शॉप है जहाँ पे आपने उसका मेंटेनेंस किया, लुब्रिकेशन किया, उसका आप नेम लिखेंगे और पार्ट्स नेम लिखेंगे एंड उसका नंबर लिखेंगे। अगर मशीन में कर रहे हैं तो मशीन के कौन से हिस्से में कर रहे हैं, मशीन के कौन से पार्ट्स में कर रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, और पर्टिकुलर उसमें आपने मशीन, कौन से मशीन को कौन से शॉप में किया, पर्टिकुलर उसका शॉप का नाम लिखेंगे। यानी पहले शॉप का नाम, शॉप का नाम देने के बाद उसके बाद आप करेंगे उस पार्ट्स का और नेम एंड नंबर लिखेंगे कि मैंने पर्टिकुलर, जैसे मैंने मिलिंग मशीन बताया तो मिलिंग मशीन आती है मशीन शॉप में, तो मशीन शॉप में मिलिंग मशीन पे उसका मैंने नी में या स्क्रूजेक का जो प्रिंसिपल रहता है मैंने उसमें ऑयलिंग किया। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। लास्ट में है डेट ऑफ लास्ट लुब्रिकेशंस, यानी ये हम इसलिए मेंटेन करेंगे ताकि नेक्स्ट जब आए डेट, तो मान लीजिए ए पर्सन ने मेंटेन किया, दो पर्सन, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए किसी कारणवश लीव पे, तो पर्सन बी को करना पड़ेगा मेंटेन लुब्रिकेशन, अगला जब भी आएगा शेड्यूल उसका। तो इसमें क्या होगा कि ये नहीं है तो जिम्मेदारी किनकी बनती है, इनकी बनती है। अब इनको रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, इस चार्ट से मिलेगा कि पिछले डेट में अगर इन्होंने पिछला डेट में किया, पिछला कौन सा किया, ए ने किया, ए अभी है नहीं, एब्सेंट है, ठीक है। तो रेफरेंस इनको बी को कहाँ से रेफरेंस मिलेगा, अगर बी को लुब्रिकेशन करना है तो चार्ट से मिलेगा कि लास्ट डेट में इस मशीन पे या पर्टिकुलर मशीन में कब लुब्रिकेशन हुआ था। ये इसके लिए कि अगर एक हफ्ते में करना है तो प्रॉपर डेट के अकॉर्डिंग बी लुब्रिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक पर्सन अगर कर देता है, तो अगर मुझे फॉरवर्ड करना है, अगर वो कहीं मेरा चार्ट या लेआउट कहीं जा रहा है, तो उसकी जानकारी के लिए ये डेटा लुब्रिकेशंस यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे ताकि हमको पिछला का रिकॉर्ड पता चल सके और उसके रेफरेंस में हम आगे का प्लान उसमें बना सकें। नेक्स्ट है ड्यू डेट फॉर नेक्स्ट लुब्रिकेशंस, ठीक है। आपने यहाँ पे पहले डेट पता किया, अब उसके बाद आपने एक हफ्ते का कर दिया, डेट एक हफ्ते का लुब्रिकेशन कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट डेट आपने दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ डेट दे दिया, अब नेक्स्ट आपने एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट डेट दे दिया, तो ये नेक्स्ट डेट आपने किसका दिया, नेक्स्ट आपका ड्यू डेट, यानी जो डेट निर्धारित है। कौन सी डेट निर्धारित, मतलब आगे का लुब्रिकेशन जिस दिन आपको करना है। एक पर्टिकुलर पिछला डेट है, ठीक है। पिछला डेट इसलिए कि कब हुआ था, एक जो अभी हुआ है लुब्रिकेशन, अब इसके बाद और कब करना है, तो ड्यू डेट फॉर नेक्स्ट लुब्रिकेशन, उसका डेट हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब आपका आता है ग्रेड ऑफ लुब्रिकेशन टू बी यूज्ड, यानी कौन से ग्रेड में आपने लुब्रिकेशन किया है, ग्रीसिंग किया है, ऑयलिंग किया है, या कुछ और उसमें प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, किस प्रकार का ग्रेड है वो, ठीक है। उसका यहाँ पे मेंशन करेंगे हम, उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेशंस टू बी यूज, कितनी मात्रा में लुब्रिकेशंस यूज हुआ है या कितनी मात्रा में ऑयलिंग यूज हुई है, ताकि हमको सामने वाले को या हमको ये पता चल सके कि कहीं अगर हम कुछ क्वांटिटी है या कुछ एक क्राइटेरिया है मशीन का लुब्रिकेशन का, तो कहीं हम उससे ज़्यादा तो नहीं कर दिए या बहुत ज़्यादा तो ऑयल नहीं डाल दिए या उससे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है मशीनों को, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करेंगे ताकि हमको पता चल सके कि पर्टिकुलर मशीन में अगर इतना लुब्रिकेशन यूज करना है, इतना चीज़ें उसमें रहनी चाहिए, तो उसमें प्रॉपर वे में या प्रॉपर सही तरीके से लुब्रिकेशन सही क्वांटिटी में यूज हुआ है कि नहीं, या जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार यूज हुआ है कि नहीं। मेथड ऑफ लुब्रिकेशंस, अलग अलग मेथड होते हैं लुब्रिकेशंस के, उसमें आप कौन सा मेथड यूज किए हैं, ठीक है। मेथड यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि हमको पता चले कि जैसे पर्टिकुलर
मशीनों पे कुछ मेथड रहते हैं, जैसे लेथ मशीन है या कुछ और मशीन है, तो वहाँ पे ग्रीस गन या इस टाइप का कुछ इक्विपमेंट रहता है, पर्टिकुलर इक्विपमेंट से हमको ग्रीसिंग करना है, ऑयलिंग करना है। तो अपने कौन से मेथड से या कौन सा आपने तरीका अपनाया है उसको यहाँ पे लिखेंगे कि मेथड आपने कौन सा यूज़ किया है। ठीक है, ये है रिमार्क इफ एनी। अगर आपको कुछ रिमार्क्स उसमें करना है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपने कुछ उसमें छूट गया है मशीन लुब्रिकेशन के दौरान मशीन में या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे रिमार्क कर सकते हैं। और किस पर्सन ने किया, जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है जिसने वो किया वहाँ पे साइन। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये लुब्रिकेशन का प्लानिंग है। अब हमको ये अगर हमारा लुब्रिकेशन चार्ट हमको पता है तो हमको ज़रूरत नहीं है किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट होने की, पूछने की। अगर हमारे पास ये चार्ट पता है तो हम इस चार्ट के माध्यम से प्रॉपर सही समय पे सही तरीके से और सही दिशा में हम लोग लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग कर सकते हैं। तो ये चार्ट के माध्यम से हमको चार्ट का यही रेफरेंस मिला या एडवांटेज इसका यही है कि पर्टिकुलर हमारा ये उसमें लुब्रिकेटिंग होता है मशीनों में। और ये उसमें मेन ये है कि आपका जैसे कई बार ऐसा होता है कि रेफरेंस नहीं मिलता है, मशीनें एक महीने से मान लीजिए कोई पहुंचता है तो पूछते रहे हैं अगर कि कब लुब्रिकेटिंग हुआ था, लास्ट टाइम कब हुआ था, या लास्ट टाइम इसने अपने कब लुब्रिकेटिंग किया था, कब ऑयलिंग किया था। तो डेटा नहीं रहता तो पता नहीं रहता, तो उसके हिसाब से फिर वो कितना करना कितना नहीं करना वो सीधे हमको नहीं मिल पाता। लेकिन अगर हमारे पास पर्टिकुलर चार्ट है तो हम उसके सामने प्रोवाइड कर देंगे, तो 2 मिनट में उसको हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें अभी कब तक, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ लुब्रिकेशन है और एक आपका ड्यू डेट या नेक्स्ट लुब्रिकेशन है, तो हमको पता चल गया 1-2 मिनट में कि पिछली बार इसका कब हुआ था और अभी हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट अपना उसका ड्यू डेट कब रहेगा। तो ये एक चार्ट है जिसमें लुब्रिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमको ये एडवांटेज रहता है कि हमारा टाइम का भी बचत होता है और सही प्रॉपर लुब्रिकेशन हो पाता है। नेक्स्ट आपका है स्टोर डिपार्टमेंट। यूनिट 4 में आपका यूनिट 3 में एक और टॉपिक है स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोरेज क्या होता है या स्टोर एक प्लांट के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट में ये है फंक्शन कि कहीं भी हम अगर कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स बनने के बाद किस टाइप का प्रोडक्ट्स हैं उसके अनुसार स्टोर बनाना और उस टाइप से वहाँ पे इन्वायरमेंट बनाना। अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वाटर वहाँ पे प्रॉपर उसका कवर होना चाहिए ताकि कभी भी वहाँ पे वाटर या ऐसा कुछ मत जाए जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाए। तो स्टोर डिपार्टमेंट में हमको सही तरीके से उसका, अगर मैं कोई स्टोर बना रहा हूँ तो उसका लेंथ और हाइट ये सही तरीके से यूज हो। हमको एक ऐसा स्टोर डिपार्टमेंट चाहिए या एक ऐसा स्टोर तैयार करना है जिसकी वजह से हमारा सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन हो और हमारा अगर कोई प्रोडक्ट्स है तो वो बिल्कुल सेफ रहे और सुरक्षित रहे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होते हैं। इसमें देखिए अगर मैं कोई स्टोर बना रहा हूँ तो 2-3 बेसिक हैं जो कि प्रोडक्ट्स की, जो अगर कोई उत्पाद है तो उसकी जिस उसमें इफिशिएंसी है, जिस तरीके से वो बन रहा है और जहाँ से प्रोड्यूस होके वो आ रहा है उसी तरीके से ये आपका प्रोडक्ट्स बना रहे, उसी तरीके से आपका प्रोडक्ट्स उसी इफिशिएंसी पे बना, उसी जैसे आपकी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैं कहीं कोई चीज़ स्टोरेज कर रहा हूँ और वहाँ पे पानी का लेवल या लाइट की वजह से गर्मी पड़ रही है तो उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट्स में, तो इसकी वजह से हो सकता है प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
तो फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट का ये होता है कि एक तो प्रॉपर जितना स्टोरेज बना हुआ है उसका सही यूज हो, और जो प्रोडक्ट्स है उसका जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो सही तरीके से मेंटेन हो सके, सही तरीके से रख रखाव उसका हो सके। ये 2-3 बेसिक्स हैं फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट के। और आपका अगर प्रोडक्ट्स है तो उसका अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो कितना प्रोडक्ट्स जा रहा है उसका लेआउट, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, कब कितने आपका प्रोडक्ट्स जा रहा है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, ये सारे फंक्शंस ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट में आते हैं। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट्स का उसको बन के अगर आया, उसके अगर वो स्टोर में आ रहा है तो उसका पूरा तरीके हर एक तरीके से उसके रख रखाव का जो काम होता है वो आपका फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट करता है, इसके स्टोर डिपार्टमेंट का रहता है। और इसके वही बेसिक्स का काम है जो इसके रख रखाव के लिए, यानी यूटिलाइजेशन उसका कैसे तरीके से हम लोग कर सकें और कितने अच्छे तरीके से उसको हम लोग उसकी क्वालिटी को बनाए रखें सेलिंग से पहले। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ स्टोरेज, यानी कौन कौन से टाइप के हम स्टोरेज होते हैं या किस किस टाइप के स्टोरेज हम लोग कर सकते हैं, जिसको हमको अगर हम कहीं प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं उसको निकालने में, सेल करने में या उसके रख रखाव में हमको थोड़ा सा आसानी हो, सही तरीके से हो रहे, या अवेलेबिलिटी हमको सही टाइम पे और सही तरीके से मिल सके। ठीक है, देखिए इसमें पहला है सेंट्रलाइज स्टोर्स और दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। तो सेंट्रलाइज्ड स्टोर मतलब केंद्रीकृत, मतलब एक जगह पे चीज़ें हमको मिल सके। ठीक है, जैसे बहुत सारी शॉप है तो ज़्यादा दूर अगर है तो हमको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हम जा रहे हैं, बट उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज कर रहे हैं, केंद्रीकृत कर दे रहे हैं। सारे जो जैसे मशीन शॉप है, फिटिंग शॉप है, पैटर्न शॉप है, ये बहुत सारी शॉप है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे अरेंजमेंट करके उसको एक प्रॉपर लेआउट बना के एक जगह हम लोग एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो वो आपका हो गया केंद्रीकृत, मतलब एक ही जगह पे हमको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जा रही है। उसमें हमको हमारा टाइम सेविंग होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, सही मैनेजमेंट हो पाएगा, प्रॉपर क्या प्रोडक्ट्स सेल हो रहा है, क्या आ रहा है या क्या हम लोग बाहर भेज रहे हैं, उससे हमको पूरा डेटा भी हम आसानी से उसको रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेंट्रलाइज स्टोर। और दूसरा हो गया डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज वही है जो थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस, अगर बड़ी बड़ी जैसे शॉप है या कोई बहुत बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट्स है तो उसको हम लोग एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, तो उसको बहुत ज़्यादा स्पेस अगर ज़रूरत है किसी डिपार्टमेंट का, किसी शॉप में बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो वो डिसेंट्रलाइज में आता है। यानी हम लोग उसको एक जगह केंद्रित नहीं कर सकते अगर, तो डिसेंट्रलाइज स्टोर्स करेंगे, बट उसको भी हम लोग लेआउट प्रक्रिया या लेआउट बना के ही उसमें उसको फॉलो करेंगे ताकि उसमें भी हमको ज़्यादा कठिनाई ना हो। देखिए इसमें सेंट्रलाइज स्टोर है आपका एक समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आपका फाउंड्री शॉप है, पैटर्न शॉप है, फिटिंग शॉप है, यहाँ पे स्टोर है, वेल्डिंग शॉप है, मशीन शॉप है, पैकिंग सेक्शन है और ऑफिस है और ये मेन गेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि ये स्टोरेज, तो सिर्फ यहाँ पे मेन गेट है, मेन गेट से ऑफिस है, ऑफिस से ये देखिए पूरा पैकिंग सेक्शन है, मशीन शॉप है, वेल्डिंग शॉप है, फाउंड्री शॉप है, पैटर्न शॉप है, फिटिंग शॉप और स्टोरेज है। तो हमको एक सीक्वेंस में मिल जा रहा है 1 2 3, ये आपका 4 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो ये हमको ऐसा है। तो हम अगर यहाँ ऑफिस में हैं तो ऑफिस से यहाँ बैठ के ये सारे शॉप का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑफिस है तो जैसे ही कोई पूछा तो ऑफिस से पहले तो इंटर होगा तो हमको पता चल गया कौन इंटर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में ऑफिस है। ठीक है, बिना किसी ऑब्जर्वर के अगर कोई मैं यहाँ पे नहीं किसी को भी रखूँ तो हम ऑफिस से सीधे इसका मैनुअली इसको मेंटेन कर सकते हैं या इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्योंकि ये सीधे है तो यहाँ फिटिंग शॉप है, फिटिंग शॉप में अगर कुछ हो रहा है मुझे किसी सामान को निकालना है या यहाँ पे रखना है तो यहाँ से मैं यहाँ से इशूज़ करवाऊँगा या यहाँ पे जो भी एंट्रीज है यहाँ करवाऊँगा और यहाँ से ले सकता हूँ। फिर उसके बाद पैटर्न शॉप, फाउंड्री शॉप, स्टोरेज, वेल्डिंग शॉप, एक तरह से एक प्रॉपर लेआउट है जो कि एक वर्क सेट के अंदर है, एक सेट के अंदर है। ठीक है, एक तरह एक जगह है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसमें।
ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टोरेज बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्टोर लेआउट। ये थोड़ा सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है स्टोर लेआउट, क्योंकि स्टोर लेआउट हमारे जनरल लाइफ में भी काम आ सकता है, ठीक है। सामान्य जीवन में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं स्टोर लेआउट का। देखिए इसमें स्टोर लेआउट में एक आपका जैसे ये आरएस है, ये अलग अलग तरीके की रैक है, ठीक है। हमने रैक बनाए हुए हैं क्योंकि इसको हमको हैंडल करना है, इक्विपमेंट रखना है या कोई मटेरियल रखना है जो भी है, तो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। और एक जो है ये आपका मेन एसएल है, मेन गेट है, या आपका मेन जो गली बोल सकते हैं उसको। यहाँ से हमने मेन गेट से एंटर किया और एक बीच में मेन गली छोड़ दी है, ठीक है। अब हम देखिए इसमें अगर इस प्रकार का आपका कुछ लेआउट है तो देखिए आपको स्वाभाविक सी बात है, देखिए यहाँ से अगर आपको जाना है इस जगह पे तो आप यहाँ आ गए, यहाँ से जाना है आपको यहाँ पे तो देखिए आपको कैसे घूमना पड़ेगा, ठीक है। या यहाँ से यहाँ आना है तो आपको इस प्रकार से यहाँ से घूम के आना पड़ेगा, या कोई चीज़ लेके जाना है तो ये बैक हो गया, पीछे हो गया, पहले आप इधर आएंगे फिर यहाँ से घूम कैसे जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम हमको यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। देखिए यहाँ पे सही यूज नहीं है, स्पेस का सही यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे भी देखिए सही स्पेस का यूज नहीं हुआ है, यानी जो आपकी विड्थ है या लेंथ है या लंबाई चौड़ाई जो भी है सही तरीके से यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये भी देखिए एक रैक का सेक्शन दे दिया है, यहाँ पे रैक का सेक्शन दे दिया है, तो ये रैक का सेक्शन दे दिया है। इस वजह से देखिए अगर हमको यहाँ पे जाना पड़े तो हमको यहाँ से घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि ये दो डिपार्टमेंट का हमको काम ही नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे हमको जाना ही नहीं, फिर भी हम यहाँ से होके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर बहुत ज़्यादा दूरी में है, ठीक है, तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए ये जो आपका इसमें देखिए स्पेसेस का यूजेज भी सही तरीके से नहीं हुआ है, और ये खाली स्पेस भी हम लोग इसमें थोड़ा सा हमेशा जैसे कहीं भी अगर कोई चीज़ अगर हम स्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है भविष्य में अगर हमको कुछ उसको एक्सपांड करना हो, अगर उसको बढ़ाना हो, एक्सटेंड करना बढ़ाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं वो जो एक्स्ट्रा छुट्टी रहती है, ठीक है, रिजर्व में रहती है, एंड उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए ज़्यादातर अगर इस टाइप का अगर कुछ लेआउट है तो आप ज़्यादातर स्पेस आपको खाली नहीं मिलेगा, और खाली भी स्पेस नहीं मिलेगा, और आपको सही एडजस्ट भी नहीं है, आपको कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा यूज़ करने में, ठीक है। तो ये एक तरह से गलत है, इस प्रकार से लेआउट हम नहीं बना सकते। दूसरा है, ये था आपका पहला और ये है आपका दूसरा लेआउट आपका देखिए सीधे सही है। आपने यहाँ पे शॉप बना दिया है या आपने यहाँ पे रैक बना दिया है, ठीक है, और एक आपका लाइन यहाँ पे है रैक का या जो भी है, और ये बीच से आपका जो मेन गली है वो आपका निकली हुई है, ठीक है। अब आपको सीधे जाना है, यहाँ से मैंने एंटर किया तो जो भी मुझे काम है पहले में काम है तो मैंने पहले से यहाँ से अपना काम किया और बाहर निकल आया, इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर जाना है तो मैं यहाँ पे अपना वर्क किया और यहाँ से बाहर आ गया, इससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे लास्ट में काम है तो मैं सीधे गया, यहाँ पे वर्क किया और सीधे बाहर आ गया, मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। इधर भी ऐसी सेम है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरा टाइम सेविंग हुआ, मुझे बार बार इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये चीज़ें मुझे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर लेआउट में अवेलेबल हो गई, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमने करके रखा हुआ है, यानी अगर हमको कभी और चीज़ें करनी हो, बढ़ानी हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तरीका है, एक मेथड है या एक प्रॉपर लेआउट है स्टोर लेआउट, इस तरीके से हम अगर फॉलो करें, ठीक है, तो हम जो आपका स्पेस है उसको अच्छा कंफर्टेबल बना सकते हैं, और उसका जो बाकी अगर रिजर्व रखना है स्पेस को तो उसको रिजर्व रख सकते हैं, और ताकि आगे भविष्य में हमको कभी काम आ सके। तो ये था आपके दो डायग्राम के माध्यम से हमने स्टोर लेआउट को समझा। तो ये थे आपके टॉपिक आज के लुब्रिकेशन प्लानिंग, स्टोर डिपार्टमेंट फंक्शन, स्टोर डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ स्टोर, उसमें सेंट्रलाइज स्टोर और डिसेंट्रलाइज स्टोर के बारे में पढ़ा हमने, और स्टोर लेआउट के बारे में। थैंक यू।